अब इसके बाद हम आगे देखते हैं डिजीज के बारे में, रोगों के बारे में। ठीक, कि जो रोग होते हैं, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक, कि कई तरह, मतलब रोगों को कई भागों में कैटेगराइज किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। ओके, बहुत सारे क्लासिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं। ठीक, अब बहुत जो पॉपुलर क्लासिफिकेशन है उसमें रोग को ऐसे देखा जाता है कि ठीक होगा कि नहीं। हमारे आम भाषा में भी कहते बीमारी कैसी है, तो कहते लाइलाज। ओके, तो इसका मतलब होता है कि एक इलाज हो जाए ऐसी बीमारी है, और एक बीमारी ऐसी है जो ला इलाज, ला मतलब ला अरबी भाषा का शब्द है, ला इसका मतलब होता है नहीं, तो जिसका इलाज नहीं हो सकता है। ओके, तो इंग्लिश में इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल डिजीज। ठीक, जिसका इलाज हो जाए वो क्यूरेबल है, उसको क्योर किया जा सकता है, जिसका इलाज ना हो पाए वो इनक्यूरेबल या नॉन क्यूरेबल है। इज इट ओके? समझे? अब इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल का मतलब होता है जो हवा से, पानी से, ओके, टच करने से, बॉडी के कांटेक्ट में आने से, कपड़े के थ्रू फैले। ओके, जो ट्रांसमिट होता हो, फैलता हो, एक आदमी से दूसरे आदमी को, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को इन्फेक्शन हो गया, तीसरे से चौथे। क्यों इन्फेक्शन हो गया? क्योंकि उसके बगल में बैठे थे हम। ठीक, क्योंकि उसे ये प्रॉब्लम थी, आज जो क्लास में आया था सबको देके चला गया। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से कुछ बीमारियां, इनको हिंदी में कहते हैं संक्रामक, संक्रामक बीमारियां होती हैं। संक्रामक बीमारियां कैसी बीमारियां होती हैं? जो हवा से, पानी से, टच करने से, स्पर्श करने से फैलती हैं। ओके, और ध्यान रहे कि ऐसी ज्यादातर बीमारियां जो संक्रामक है, जो जो ट्रांसमिसिबल है, ऐसी ज्यादातर बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। यानी ऐसी बीमारियों के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो वायरस होता है। ठीक, तो ऐसी बीमारियों का एक बहुत पॉपुलर नेम भी है वायरल डिजीज। क्या कहते हैं इनको? वायरस से होती है इसलिए वायरल होती है। फिर वहीं से वो शब्द वायरल, मतलब एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से ऐसे वो फैलती जाती है। ठीक, आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाई होती जाती है, मतलब एक अभी तक एक था, अभी एक क्लास में आया, क्लास में 50 बच्चे थे, उसने 50 को दे दिया, वो 50 आगे 1000 को दे देंगे। तो सिमिलरली ऐसा ही है, जैसे हम, हमारे पास कोई वीडियो आता है अच्छा, तो हम अंगूठा चलाते तुरंत उठा के टिक 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 इनको इनको शेयर कर देते हैं। एक के पास आया था, 10 के पास हो गया, 10 ने उसे 100 के पास शेयर कर दिया विद इन मिनट्स, 100 ने उसे 1000 के पास शेयर कर दिया, देखा अच्छा लगा, आगे बढ़ा दिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ओके, ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। आ रही बात समझ में? ग्रुप में 250-250, 300-300 लोग हैं, एक क्लिक से 250-300 लोगों तक चला गया। तो ऐसे जो वीडियोज बनते हैं वहीं से शब्द जनरेट हुआ, क्या? ऐसे वीडियोज को वायरल कहते हैं। वायरल हो गया ये तो नहीं, तो आज की डेट में हमारी आधी से अधिक पॉपुलेशन इसी चक्कर में है कि हम कब वायरल हो जाए, नहीं। और ऑब्वियसली मैं भी उसी कैटेगरी में हूं, मतलब मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है कि जब मैं भी वायरल हो जाऊंगा, पूरे देश में ऐसे अपने वीडियोस लोग देख रहे होंगे, अरे ये कौन, तो लोग कहेंगे मिश्रा सर, मिश्रा सर, है ना? अभी क्या मिश्रा जी है, नहीं? तो समझ के बात? तो टाइम लेंगे अपन वायरल होने में, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि टाइम लेके ही वायरल होना चाहिए, नहीं? अचानक में कोई वायरल हो जाता है तो अचानक में गायब भी हो जाता है। जैसे वो कुंभ मेले के समय में एक बाबा वायरल हुए थे, नहीं? क्या नाम था उनका? आईआईटी बाबा, है ना? गायब हो गए। तो ऐसे
ऐसे आप लोग और कोई बताएंगे जो आए और गायब हो गए? मोनालिसा भी थे। नहीं, अच्छा है अभी, अभी चर्चा, वायरल नहीं है, चर्चा में है, मतलब एग्जिस्टेंस में है। ऐसे कोई एक बाबा का ढाबा करके, मतलब वो था, वो भी खूब एक और वायरल हुआ था, वो चाय वाय कुछ अजीब तरह से ऐसे करके बेचता था। तो वो, तो ये रातों रात वायरल हुए और रातों रात लापता। तो हम ये चाहते हैं कि हम रातों रात न वायरल हो, हम थोड़ा टाइम लेके वायरल हो, लेकिन लापता ना हो, फिर ताउम्र रहे, नहीं, जिंदगी भर अपना एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान बनी रहे। और फिर हमारे भी ऐसे वीडियोज और ऐसे पोस्ट डला करेंगे कि 18 ट्रक एक साथ खरीदा मिश्रा सर ने, नहीं, पूरा भोपाल की सारी बिल्डिंग्स खरीद ली मिश्रा सर ने, नहीं, ये ऐसा देखता रहता, तो खेसारी यादव का आता है और ऐसे। अब पता नहीं इनमें कितनी सच्चाई होती। खान सर का आता है कि खान सर के भाई ने 300 ट्रक एक साथ खरीदा, नहीं, तो खान सर ने पूरे पटना के बच्चों को खाना खिलाया। तो चलता रहता है सब, चले। ओके, तो क्या आप समझे बेटा? वायरल शब्द कहां से आया समझ में है? वायरल मतलब ट्रांसमिसिबल, जो फैले ऐसे तेजी से। ओके, और बहुत तेजी से फैले, उसमें भी फैलने की स्पीड होती है, बहुत तेजी से फैले और उसका इंपैक्ट सीवियर हो, गंभीर हो, लोग मरने लगे, समझे? तो इसको कहते हैं पैंडेमिक। क्या बोलते हैं? अब हिंदी में इसको कहते हैं महामारी। ठीक, तो जैसे कोविड पैंडेमिक था, कोविड महामारी था। ओके, अब इसके अलावा जो कुछ होता है, कुछ और भी होते हैं, कुछ ऐसी भी कैटेगरीज होती है, जैसे कुछ डिजीज क्रॉनिक होती हैं। क्या? क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है कि जो समय लेती है, एकाएक नहीं हो जाता, एक लंबे समय में उनका सिम्टम दिखना शुरू होता है, समझे? मतलब आप 25-30 साल गुटखा खाओगे ना लगातार, तब जाकर के कुछ हला भला हो सकता है, मतलब तब जाकर के कहीं थोड़ा सा पता चलेगा, सिम्टम आने लगेगा कि यार ये यहां कट गया था, अंदर छाला पड़ गया था, सही नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर बोल देता अब नहीं होगा कभी सही। अब यहां से अगर इसको सही करवाना चाहते हो तो यहां से पूरा छेद करके इसको निकालना पड़ेगा मुझे, तो ये एक विंडो, खिड़की बनानी पड़ेगी, फिर आपके लिए सुविधा हो जाएगी, चाहे इधर से डालो चाहे इधर से डालो, नहीं, तो दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो कैंसर जैसी बीमारी हो गई, या हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज हो गई, है ना, या जो थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, ओके, ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। ओके, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो किसी चीज की कमी से पैदा होती है। ठीक, मतलब आपकी डाइट में कोई चीज प्रॉपर नहीं मिल रहा आपको, तो उससे वो बीमारी पैदा होती है, तो उनको हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक, तो ऑलमोस्ट, मतलब मैंने इसलिए बता दिया कि अलग अलग तरह के शब्दों से ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में पूछे जाते हैं। तो कहीं, मतलब अगर आप उनकी मीनिंग नहीं जानते तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो दिक्कत रहेगी, तो इसलिए इनकी मीनिंग बता दी। हम स्टार्ट करते हैं डिफिशियंसी डिजीज से। तो डिफिशियंसी हमारी बॉडी में किसकी किसकी हो सकती है? हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो सकती है मिनरल्स की। ओके, हमारी बॉडी, मतलब हमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं तो उससे बीमारी हो सकती है। हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो सकती है विटामिन की, कि अगर हमारी डाइट में प्रॉपर विटामिन नहीं है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, ओके, तो वन बाय वन देखते हैं हम। विटामिन से ही स्टार्ट करते हैं, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, और ये बातें कल हो चुकी हैं, उसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो विटामिन ए, जैसा आप जानते हो, इसका नाम, विटामिन ए का नाम भी आप जानते हो। ठीक, क्या है इसका नाम? रेटिनॉल।
ठीक, रेटिनॉल की कमी से जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया होता है। क्लियर है? और जीरोप्थैल्मिया क्या होता है वो देख लीजिए। जीरोप्थैल्मिया में अगर आप देख रहे हो तो ये है हमारा आंख की इमेज है, और सिर्फ आप इस पोर्शन को देखो, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आंख का ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, सफेद वाला जो बॉल है, वो झुलस गया है। समझे? ये ड्राई हो गया है। इसको नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ड्राई आईज की प्रॉब्लम है ये। फिर वो बहुत सारे आई हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स देते हैं कि आपको ड्राई आईज की प्रॉब्लम है तो ये आप रखो। ओके, आंखें थोड़ी देर में दर्द करने लगती हैं अगर हमारी आंखें ड्राई हो गई हैं तो, ठीक, तो वो दर्द करने लगती है। अच्छा, गंभीर कब हो जाता है कि टाइम बीइंग, समय के साथ साथ अगर समय पर इलाज ना हो तो यही नाइट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। यही चीज जो है वो जीरोप्थैल्मिया ही रतौंधी बन जाती है। इज इट ओके? और इसका उपाय क्या है? इसको दूर करने का उपाय क्या है? तो इसको दूर करने का बेहतर उपाय क्या है? अच्छा, मैं जब अभी बता रहा था तो उसमें कैल्शियम के सोर्सेज बता रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था ना कि कुछ और भी है जो कैल्शियम का रिच सोर्स है, बट वो क्या है दिमाग में नहीं आ रहा था। तो जरूरी नहीं है कि दूध ही से कैल्शियम मिलता है हमें। कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स है रागी। ओके, तो रागी की रोटी बनाओ और उसको खाओ तो दूध पीने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब पर्याप्त कैल्शियम उससे मिल सकता है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए। ओके, बच्चों को खिलाना चाहिए क्योंकि वही बच्चे ही अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, वही बिल्डिंग बन रही है अभी उनकी, तो उनके बोन्स ज्यादा लंबे होने चाहिए तभी उनकी लंबाई अधिक होगी। और ज्यादा लंबे बोन्स होंगे तब जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट, हमारे ब्लड में सफिशिएंट कैल्शियम होगा, तभी बोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ओके, तो क्या कह रहा था मैं कि ये अभी समय, सीजन चल रहा है हरी पत्तियों का, साग सब्जियों का। अभी 2-3 महीना अच्छा समय रहेगा तो हमें पालक, मेथी, ये सब चीजें अच्छे से कंज्यूम करनी चाहिए। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाने से ये जो विटामिन ए हमारी डाइट में सफिशिएंट होता है। बनता कहां है ये फैक्ट के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का फॉर्मेशन लीवर में होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लीवर। ठीक है, इसके बाद विटामिन बी1, मैंने कल भी बताया था कि जब भी विटामिन बी1 की बात आए तो आप थाईलैंड चले जाना। ठीक, थायमीन इसका नाम है। ठीक, ओके, और थायमीन की कमी से जो रोग होता है उसको हम बेरी बेरी कहते हैं। क्या रोग बोलते हैं? बेरी बेरी कहते हैं। कल मैंने नहीं दिखाया था, आज मैं दिखा सकता हूं कि ये रोग कैसा होता है, कितना भयानक होता है। स्किन डिजीज होता है, चमड़ी उतरने लगती है और इस तरह से पैचेस, रेड स्पॉट्स पूरी बॉडी में आ जाते हैं और स्किन ऐसे धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, उतरने लगती है। ठीक, भूख बंद हो जाता है, पैर शून्य पड़ने लगते हैं, हमारी सेंसिटिविटी वीक होने लगती है। ओके, और गंभीर अवस्था में पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, लकवा भी मार सकता है और बहुत स्पेसिफिक केसेस में ये हार्ट अटैक भी पॉसिबल, हार्ट फेलियर भी पॉसिबल है। क्लियर है? आफ्टर दैट, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये रोग बेरी बेरी उन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है जहां, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जहां लोग चावल ज्यादा कंज्यूम करते हैं डाइट में। ठीक, जब हम चावल ज्यादा खाते हैं तो चावल खाने से क्या होता है, चावल खाने से जो गेहूं का छिलका है, जब हम आटा खाते हैं तो छिलका रोटी में आता है, भले ही पिस के आता हो, है ना,
गेहूं के ऊपर का छिलका, वो छिलका इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1। या खाली B1 नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन बी का रिच सोर्स है जो सीरियल ग्रेन्स का जो उसका अपर स्किन होता है, छिलका होता है, वो चीज जिसको हम क्या चलनी से कई बार छानते भी है। अब आप लोगों क्या पता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे यहां उसको चोकर कहते हैं, चापड़ बोलते हैं। समझ गए ना क्या कह रहे हो? छन्नी जो मंगाते ही इसीलिए छन्नी की छान के अलग कर देंगे, लेकिन वही चीज है। बीच में कैसी बेवकूफियां होने लगी थी कि जो पौष्टिक है वो छान के हम अलग कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो हाँ, मतलब उस चोकर के अलावा मतलब तो आ ही जाता है, बट हमें तो नहीं आता ऐसा। हम तो चक्की से आटा लेके आते हैं बिल्कुल फ्रेश, और छानते नहीं है वैसे। ठीक है, बट किसी भी तरीके से वो हम में जाता है हमारे शरीर में। अब जहां चावल खाया जाता है, चावल में वो चीज नहीं होता, वो केवल स्टार्च होता है। तो चावल जहां ज्यादा खाया जाता है वो लोग किसी भी अनाज का छिलका नहीं खाते, तो इस कारण से उनमें ये रोग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, इसके बाद तीसरा है विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं। और इसकी जो कमी होती है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कुछ भी नहीं है। देखिए, राइबोफ्लेविन तक तो है, और मतलब राइबोफ्लोविन न होने को बोलते हैं। ठीक, और इधर सिस, तो राइबोफ्लोविनोसिस। ओके, राइबोफ्लोविनोसिस नामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, जो हमारे ये जॉइंट्स है लिप्स के, जहां ये होंठ जुड़े होते हैं, कई लोगों के आपने देखे होंगे, नॉर्मल बीमारी है, ये कट जाते हैं, होंठ फट जाता है, होंठ कट जाते हैं नॉर्मल, तो दिस इज कॉल्ड राइबो जी। इसके बाद विटामिन B3 है। विटामिन B3 इज कॉल्ड पेलाग्रा, कल इसके बारे में मैंने बताया था। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन। ओके, और इसकी जो कमी होती है, इसकी कमी से त्वचा पर गहरे लाल रंग के दरोरे पड़ जाते हैं, रेड कलर के, और बाहों पर सनबर्न जैसा, ऐसा लगता है जैसे झुलस गए हों, ऐसे निशान पड़ जाते हैं। इसको हम पेलाग्रा के नाम से जानते हैं। विटामिन B4 होता नहीं है, कल भी बताया था मैंने कि विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन 10 और 11 नहीं होता है, और 12 तक ही सारे विटामिन होते हैं। तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, ओके, B9 होता है, और B12 होता है। ठीक, तो ये विटामिन B5 है, पेंटाथेनिक एसिड है। ओके, इसकी डिफिशियंसी दुर्लभ है, मतलब ये नॉर्मली इसकी डिफिशियंसी नहीं होती है, क्योंकि जिनमें मिलता है, गोभी हो गया, मटर हो गया, संतरा हो गया, अवाकाडो फ्रूट हो गया, या ये जो सुपर फूड जिसको अपन सुगर पोटैटो बोलते, शकरकंद बोलते हैं, ये हो गया, मिल ही जाता है किसी ना किसी चीज में। ठीक, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो थकान होती है, नींद नहीं आती है, ओके, स्लीपिंग सिकनेस होती है, इसकी बीमारी, चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन होता है, उल्टी होती है। ये विटामिन B6 होता है, जिसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। उसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, होठों का फटना, थकान, कमजोरी, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। B7 जिसे हम बायोटीन कहते हैं, बायोटीन से क्या होता है, त्वचा में ऐसे देखें, ये स्किन में ऐसे रेड रेड, यहां पेट के ऊपर ऐसे रेड पैचेज पड़ जाते हैं, ऐसे लाल लाल रंग का खबरिया, जैसे लगता है किसी ने ऐसे खुजली कर दी हो। ओके, तो ये बीमारी हो जाती, त्वचा में खुजली होती है, लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, और स्किन इंफेक्शन होता है विटामिन B7 यानी बायोटीन की कमी से। विटामिन B9 होता है, जिसको फोलिक एसिड या फोलेट भी कहते हैं। ओके, और इसकी कमी से भी एनीमिया नामक रोग होता है।
ओके, विटामिन B9 की कमी से भी। और मैंने बताया आपको कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए विटामिन B9 जरूरी है। ओके, यानी फोलिक एसिड बहुत आवश्यक है। तो शरीर में खून की कमी से होती है बालों का सफेद होना, गर्भवती महिलाओं में कमी से भ्रूण का विकास प्रभावित होने लगता है। इसकी कमी से जो पेट के अंदर बच्चा पल रहा है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। और लास्ट वन इज विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहा जाता है, जैसा पहले भी मैं कल भी बता चुका हूं। और इसकी कमी से भी एनीमिया होता है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। इसमें रेड जो ब्लड सेल्स और डीएनए का फॉर्मेशन प्रभावित होता है, यानी उसका निर्माण नहीं हो पाता है। इसके बाद विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक, इसका नाम है अस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इस रोग में सबसे जो विजिबल सिम्टम है वो ये है कि कुछ भी खाने पर, कोई भी चीज खाने पर जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनसे खून निकलने लगता है। नॉर्मल चीज है ना। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। रैसेस हो जाते हैं ओके शरीर पर, और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, ठीक, इसके अलावा पेटिचिया होती है। पेटिचिया मतलब शरीर पर खून जमने जैसे धब्बे या निशान पड़ जाते हैं। विटामिन जो डी है, विटामिन डी की कमी से मैंने कल भी कहा था कैल्सीफेरॉल कहते हैं इसको, ओके। और इसकी कमी से बच्चों में ऑस्टोमेलेसिया, सॉरी बच्चों में रिकेट्स और बुजुर्गों में ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग होता है। हड्डियों का कमजोर हो जाना, वीक रह जाना, मुलायम सॉफ्ट होना और पैरों का मुड़ जाना, ये इसकी कमी से होता है। हड्डियों में बार बार दर्द रहता है। हाइपोकैल्सीमिया जो या ऑस्टियोपोरोसिस नामक प्रॉब्लम भी हो सकती है। विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, ओके, इसकी कमी से जो हीमोलिटिक एनीमिया होता है। हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी हुआ तो एनीमिया होगा। और देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो हीमोलिटिक एनीमिया है। हीमोलिटिक एनीमिया में आप ये समझ सकते हैं रेड ब्लड कैप्सूल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, या डेवलप होते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो टूट जाते हैं रेड ब्लड सेल्स इस तरह से। ये हेल्दी सेल्स है, उधर आप देख सकते हो टूटे हुए सेल्स। ये विटामिन ई या टोकोफेरॉल की कमी से होता है। क्या? हीमोलिटिक एनीमिया। एग्जाम में ऐसे ही बार बार बताते रहना चाहिए परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है क्या कि हीमोलिटिक एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। ठीक, तो विटामिन ई की कमी से हीमोलिटिक एनीमिया होता है। और जैसा मैंने आपको बताया था विटामिन के की कमी से ये जो रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विटामिन के जो है वो कई सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके निर्माण में सहायक होता है। ठीक, अब इसके बाद खनिजों की कमी से होने वाले रोग, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि मिनरल डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। उनमें कैल्शियम, आप ऑस्टियोपोरोसिस समझ सकते हो। इसके अलावा फोलेट, फोलेट में मेगा ब्लोब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लोब्लास्टिक एनीमिया। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म या ग्वाइटर। ठीक, आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सोडियम की कमी से तरल पदार्थों का असंतुलित हो जाना और मांसपेशियां कमजोर होना। मैग्नीशियम की कमी से उल्टी होना, शून्यता बढ़ना, झुनझुनी बढ़ना। और जिंक की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होना और ग्रोथ में दिक्कत होना। हार्मोन की कमी से, हार्मोन भी हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हार्मोन की कमी से किस तरह का रोग होता है, कल हमने कुछ चर्चा भी की थी। देखिए, हमने जैसा कहा एक हार्मोन्स था पिट्यूटरी से निकलता, जिसे ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से बौनापन रोग होता है, आदमी छोटा रह जाता है। ओके, इसके अलावा क्रेटिनिज्म होता है। क्रेटिनिज्म एक बीमारी होती है, इसकी भी चर्चा कल की थी अपन ने, मतलब इसका डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ बताया था। क्रेटिनिज्म जो है वही हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो रहा है
थायरॉक्सिन का, उसके अल्प सिक्रेशन से ये क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है, यानी फिजिकल और मेंटल इंसान कमजोर होने लगता है। और उसी में हमने कहा था कि एक बीमारी है माइक्सडेमा यौनावस्था के पश्चात हाइपोथायराइडिज्म, मतलब कि थायराइड ग्लैंड का कमजोर हो जाना, ओके, और थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कमजोर हो जाना जवानी के समय में, तो जिससे शरीर में सूजन आती है, थकान होती है और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है कमजोर हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम सुस्त रहते हैं, मतलब हमें दिन भर आलस लगता है, उठने का मन नहीं करता है, दिन भर सोए रहने का मन करता है, क्लास में पढ़ाई करते तब भी हमें नींद आती है, ओके, कुछ खाने का मन नहीं करता, किसी चीज में रुचि नहीं होती है, बस ऐसा रहता है, इरिटेट होते रहते हैं, बस चिढ़ते रहते हैं हम, ठीक। एडिसन रोग है, ये बुढ़ापे का रोग है। इसमें हाइपो एड्रेनलिन के कारण, हाइपो मतलब वही कि एड्रेनलिन के अल्प सिक्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर कमजोर हो जाता है। सोडियम और जल की कमी से डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके बाद कॉन्स रोग है, हाइपो एड्रेनलिन के ही सिक्रेशन से कॉन्स रोग होता है, ओके। इसमें सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है, यानी बॉडी में ब्लड में सोडियम और पोटेशियम का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। इससे मांसपेशियों में अकड़न आती है, शरीर में दर्द रहता है और गंभीर अवस्था में मृत्यु भी हो सकती है। और डायबिटीज की बात हम कर ही चुके हैं, ओके। इसमें इंसुलिन की कमी से ये डायबिटीज या शुगर की बीमारी होती है और ऐसे केस में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। इसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, जिनके बारे में आप कई क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो फटाफट बस हम यहां खाली उनको पलट देंगे, ओके। जिनमें सबसे पहला बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, ओके। भारत में लगभग 18 मिलियन लोग, 18 मिलियन लोग, ओके, 18 मिलियन लोग इस सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित हैं, ओके। लगभग 11 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक। तथा इसमें के लक्षण हैं और 1.4 मिलियन लोग सिकल सेल से प्रभावित हैं। ये बीमारी अधिकतर जनजातीय आबादी में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ओके। भारत की जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इन सारे में ये सिकल सेल बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आप देख सकते हो, ये गोल शेप में है, ये ऐसी चंद्राकार हो जाती हैं, ओके, चांद के शेप में हो जाती है। तो फिर दिक्कत क्या आती है, जैसे ये गोल शेप में थी तो प्लाज्मा में लुढ़क रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये यहां पर चोक हो जाती है एक दूसरे से फंस के, ओके, और वही ब्लड क्लॉट होने लगता है। सिकल नाम इसलिए पड़ा है, मैंने कहा ये हंसिया जैसा शेप धारण कर लेती है, इसलिए हंसिया को अंग्रेजी में सिकल कहते हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। 19 जून को प्रतिवर्ष सिकल सेल एनीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अवेयरनेस डे मनाया जाता है इस दिन को। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का लक्ष्य भारत से इस रोग को खत्म करना है। 22 आदिवासी जिलों में एकीकृत केंद्र यानी इंटीग्रेटेड सेंटर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में राज्य हीमोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की गई है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया था, ओके। दूसरा जो जेनेटिक डिजीज है दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, इसकी बात मैंने की थी। वर्णांधता कहते हैं इसको, आंखों से संबंधित रोग है, ओके, जिसमें व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों को पहचानने में सक्षम नहीं होता है या उनको आइडेंटिफाई करने में उसे दिक्कत होती है। अगर हरे रंग की अंधता है, यानी किसी व्यक्ति को
ग्रीन कलर से प्रॉब्लम है तो उसे ड्यूटेरोनोपिया बोलते हैं, ड्यूटेरोनोपिया। ओके, अगर नीले रंग से प्रॉब्लम है तो ट्राइटोनोपिया कहते हैं, और अगर लाल रंग से प्रॉब्लम है तो प्रोटेनोपिया कहते हैं। ओके, तो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब जिसमें हरा नीला लाल 3 रंग से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, और हरा नीला लाल ही तो प्राइमरी कलर्स हैं, ब्लू ग्रीन रेड ही तो, बीजीआर ही तो प्राइमरी कलर्स हैं। तो अगर इनमें प्रॉब्लम या इनमें से किसी एक में प्रॉब्लम है तो पूरा कलर कॉम्बिनेशन ही बिगाड़ देता है वो, समझे। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अगला डिजीज थैलेसीमिया। जैसा मैंने आपको कल बताया था क्या, किसमें जो रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स का गोल शेप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये आगे जो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, तो इसके बाद है हीमोफीलिया। ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। इसका कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन की कमी होता है। हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसमें ये प्रॉब्लम होती है हीमोफीलिया की, उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें थक्का नहीं जमता है। ठीक, तो कोई को अगर कट सट लगा तो फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल, जरा सा भी कट लगा, जैसे सुबह मुझे कट लग गया था यहां कहीं, अब तो पता भी नहीं चल रहा है। ठीक, कि कुछ काम कर रहा था तो होता है ना, जैसे हाँ, जो हमारा गैस चूल्हा है तो उसको साफ कर रहा था, तो बर्नर के नीचे जो एक प्लेट लगती है, वो प्लेट मतलब जो हमारा चूल्हा है वो थोड़ा स्मार्ट वाला चूल्हा है, मतलब वो ऑटोमेटिक बटन से ऑन होता है। तो वो प्लेट खोल के और उसके नीचे कुछ कचरा वचरा इकट्ठा हो गया तो साफ कर रहा था, बस ऐसे ही ऐसे किया, बस प्लेट ने शक से काट दिया। बट हम लोग, मतलब मेरी अपनी पर्सनल की प्रॉब्लम बता रहा हूं, ऐसा छोटा मोटा कट वट लग जाए ना तो हम किनारे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई फर्क, मतलब इवन बड़ा गहरा भी हो जाए तब भी कुछ हद तक तो फर्क नहीं पड़ता है। बचपन से ही ऐसा रहा है। मतलब बचपन की बात तो मैं आपको बताऊं कि आप हंसोगे कि जैसे स्कूल या कहीं बाहर खेलते समय से कटपट लग जाते थे, गाय भैंस चराने जाते थे, वहां ऐसा कुछ कट जाता था तो हम सुसु कर लेते थे, जो कटा हुआ पार्ट होता था उस पर, खत्म कहानी, बस अब सही हो जाएगा। या हाथ में अक्सर कट जाता था, हाथ तो इसलिए कट जाता था क्योंकि 5वीं तक हम लोग जो है पेन से नहीं लिखते थे, कलम से लिखते थे। तो कलम और दवात का उपयोग, यानी इंक पॉट और कलम का इस्तेमाल, कलम लकड़ी का कलम होता था, तो वो कलम को बार बार ब्लेड से ऐसे छिलना पड़ता था। ठीक, बाद में जैसे 8वीं तक में भी हमने ब्लेड चलाया, लेकिन फिर पेंसिल के ऊपर चलाया। 8वीं के बाद ब्लेड छूट गया, तो ब्लेड रहता ही था साथ में। तो कई बार तो ऐसे होता था, जैसे बैग में खुला ब्लेड पड़ा है, हाथ डाला काट दिया। और कई बार ऐसे छिल रहे हैं वो पेन, तो चक्क से पेन छिलाने के बजाय हाथ ही छिल दिया उसने, हाथ का ही कलम बना दिया। तो कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं था। ऐसे केस में बस तुरंत से मतलब मुंह में रख के उसको दबा देते थोड़ी देर, तो ये बंद हो गया, खत्म हो गया कहानी। तो थोड़ी देर इग्नोर करो उसको, सही हो जाता। अब मैंने कहा नहीं कि मुझे पता भी नहीं चल रहा कहां कटा था कल। ठीक, मतलब अब वो जगह की सेंसिटिविटी भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैं, मतलब इफ आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, यदि मुझे हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती तो ये ऐसे ही नहीं जाता मामला। मतलब लगातार ब्लीडिंग, हाँ, मतलब ऐसा नहीं 2-3 घंटे में खत्म हो गया, लगातार वो होती रहती। तो वो सिर्फ डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर उस पर बैंडेज टाइट लगा करके बांध देता, तब भले ही वो रुक सकती थी, नहीं तो
तो ये प्रॉब्लम होती है हीमोफीलिया में। ओके, इसके बाद क्या है, जो मैंने कहा ट्रांसमिसिबल डिजीज है, जैसे चिकन पॉक्स है जिसको छोटी माता भी कहते हैं हम, है ना, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से उत्पन्न संक्रामक बीमारी है। और क्या होता है चेचक, बड़ी माता, आप सब जानते, छोटी माता, छोटे छोटे पूरे शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। चेचक होता है ये वेरियोला वायरस के कारण होता है, घातक बीमारी है, खांसने और छींकने से भी फैलती है। हैजा होता है जिसे कॉलरा भी बोलते हैं, वाइब्रियो कॉलरा जीवाणु से होती है। दूषित भोजन, कॉलरा दूषित भोजन और गंदे पानी से ये फैलता है। खासकर इस तरह की कॉलरा वगैरह की प्रॉब्लम सामूहिक रूप से, मतलब एक मास के रूप में तब होता है। ये ऐसी बीमारियां पैंडेमिक ही हो जाती है, महामारी का ही रूप ले लेती है, तब होता है जब कोई बहुत बड़ा भंडारा हो और उसमें जो भोजन खाना यूज किया गया, वो खाना सही तरीके से नहीं तैयार किया गया था, तो वो खाना जो है वो खाने में पॉइजन हो गया, मतलब खाने में जहर पैदा हो गया। ओके, तो पता चलता है कि पूरा का पूरा गांव हैजा से पीड़ित, कॉलरा से पीड़ित हो चुका है। तो ये खाने और पानी की समस्या के कारण ये चीज होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेंगू। डेंगू मच्छर से फैलने वाला बीमारी है, एडिज नामक मच्छर से फैलता है ये। हेपेटाइटिस होता है, इसके बारे में भी शायद मैंने बात की थी। हेपेटाइटिस मतलब होता है क्या, हेपेटाइटिस मतलब लीवर की प्रॉब्लम है, ये भी वायरस से होता है। इसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है दैट इज लीवर, मतलब लीवर के इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस हो सकता है। गॉल ब्लैडर के या बाइल डक्ट, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं, मतलब पित्त नली, लीवर या पित्ताशय, इन तीनों की कमी से, मतलब इन तीनों में इन्फेक्शन होने से हेपेटाइटिस हो सकती है। हेपेटाइटिस का ही छोटा भाई समझ सकते हो जॉइंडिस, दोनों लगभग सेम है। हेपेटाइटिस लाइलाज है, जॉइंडिस इलाज में है, मतलब जॉइंडिस सही हो जाता है थोड़े समय में, पीलिया जिसको कहते हैं, थोड़े समय सही हो जाता है, हेपेटाइटिस नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए और बी के टीके उपलब्ध है, हेपेटाइटिस बी सबसे सामान्य है और 5 प्रकार होते हैं ए से ई तक। ठीक, इसके बाद इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है, जैसा नाम है फ्लू, यही सबसे ज्यादा वायरल होता है। जब भी सीजन चेंज होता है तो अधिकांश लोग इससे पीड़ित होते हैं, फ्लू कहते हैं। ठीक, और ठंड के मौसम में ये फ्लू अधिक फैलता है। इसके बाद लेप्रोसी होती है, यानी कुष्ठ रोग, कोढ़ी का रोग भी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई के कारण फैलता है, ये ध्यान रहे। ये कुष्ठ रोग जो है, लेप्रोसी जो है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल नहीं है। ठीक, ये वायरस से उत्पन्न नहीं होता है, इसमें त्वचा, आंख और नसों को प्रभावित करता है और आसानी से नहीं फैलता है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ टच किया और फैल गया। ये सबसे ज्यादा आसानी से फैलने वाली बीमारी ये है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, टीबी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। और ये वैसे तो नॉर्मली कोई भी ऑर्गन इससे प्रभावित हो सकता है, इससे पैर भी प्रभावित हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, बट 90% चांसेस में लंग्स यानी फेफड़े जो होते हैं वो टीबी से प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारे लाइव सेल को सड़ाने लगता है। तो कहीं भी टीबी, जैसे बोले लंग्स में टीबी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट हुआ, तो कहते 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 40% लंग्स सड़ चुका है। बैक्टीरिया का काम है सड़ाना, तो लाइव सेल्स को जब बैक्टीरिया सड़ाने लगे तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ना कि कैसे सड़ा सकता है बैक्टीरिया, सड़ा सकता ही नहीं है, बिकॉज हमारे शरीर में भी तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। ठीक, तो कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जो जिंदा बच के रह जाए अंदर शरीर में, फिर ये बहुत ताकतवर बैक्टीरिया है, समझे। तो ये जिस बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ लेता है और लड़के ये उसको हरा भी देता है। तो माइको मतलब
माइको शब्द ही बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी को टीबी कहते हैं। क्षय, क्षय जो धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है उसको क्षय, क्षय रोग भी कहते हैं इसको, खतरनाक बीमारी है। ओके, इसके इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन चलाया 1962 में, 1962 में ही ये मिशन चला। तो ध्यान रहे कि जो लोग बीड़ी बहुत पीते हैं या कंटिन्यूअस चैन स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनमें टीबी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग किल्स आवर लंग सेल्स, हमारे लंग सेल्स को स्मोक धुआं क्या करता है, डैमेज कर देता है। ठीक, और उसके बाद से जो धुआं होता है, धुएं में जो जहरीली चीजें हैं वो लंग्स में जाके टार बनाती हैं, नीचे लंग्स में कीचड़ बनाती है, और जो हिस्सा लंग्स का उस कीचड़ की चपेट में आता है वो सड़ने लगता है। तो 62 में तो ये आलम था कि लगभग 80-85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी, हाँ, और उसमें भी मोर देन 50% पॉपुलेशन, मतलब 50% से अधिक जनसंख्या वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, गरीबी की रेखा के नीचे। ठीक, तो ये मतलब ये सोचो आप कि कितने गए गुजरे हम हो गए थे पिछले 1000 सालों में, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उससे 1000 साल पहले हम बहुत विश्व गुरु कहलाते थे, हम बहुत महान थे, बहुत ग्रेट थे। लेकिन उन 1000 सालों में हमारा ऐसा पतन हुआ कि हुक्का, पानी, ये सब सोशल रिलेशन का परिचय बन गया, कि मतलब उनके घर गए हैं कोई भैया तो बीड़ी नहीं पूछा यार उन्होंने। ठीक, जैसे अभी नहीं कहते हाँ उनके घर गए तो न चाय पूछा न पानी, तो ऐसे कहते न बीड़ी पूछा न पानी पूछा। तो ये आलम था। तो मतलब ये हालत थी कि हर 10 में से तीसरा व्यक्ति टीबी से पीड़ित होता था। इवन ये हालत हो गई, टीबी के मरीजों की संख्या देश में इतनी अधिक हो गई ना कि गवर्नमेंट को हर जिले में, सरकार को इसी कार्यक्रम के तहत सरकार को हर जिले में एक टीबी अस्पताल बनवाना पड़ा, जो हर जिले में मिलेगा आपको टीबी अस्पताल। ओके, टीबी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। फिर धीरे 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 करते करते चीजें कंट्रोल में आई। फिर गवर्नमेंट ने एक उनको खत्म करने के लिए फाइनली एक शुरू किया, जिसको हम कहते हैं डीओटी। क्या, आई थिंक ये 2016 में या 14 में, मतलब 14, 15, 16 में, 2000 क्या बोल रहा हूं मैं, 14 नहीं, 2004, 5, 6 में ये डीओटी, 5 में एग्जैक्ट समझ लो आप, 5 में डीओटी शुरू किया। डीओटी का मतलब होता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग ट्रीटमेंट। ओके, डायरेक्ट ऑपरेटिंग ट्रीटमेंट के तहत क्या किया जाता था। अच्छा, इसमें समस्या क्या है, अगर किसी को टीबी हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि बहुत पावरफुल बैक्टीरिया है ये, तो जो पावरफुल एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, यानी उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए बड़ी ताकतवर दवाइयां खानी पड़ती हैं। आ रही बात समझ में? और वो ताकतवर दवाइयां जो है वो केवल बैक्टीरिया को नहीं मारती, हमारे शरीर को भी नुकसान, उनके साइड इफेक्ट बहुत गंभीर होते हैं। तो उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए मरीज को अच्छा डाइट लेना पड़ता है, अच्छा भोजन करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। और एक और गंभीर समस्या है इसमें कि किसी एक दिन अगर वो मतलब 60 डेज का कोर्स होता है और उस बीच में से 10-15 दिन में आदमी काफी कुछ अच्छा लगने लगा कि ठीक हो रहा हूं अब, और 11वें दिन या 16वें दिन उसने दवाई नहीं खाई, तो अब उसे वो दवाई नहीं खत्म, मतलब ठीक कर सकती है।
और उससे पावरफुल दवाई है नहीं। अब उस आदमी को मरना ही होगा, क्योंकि एक दिन का गैप करने पर बैक्टीरिया उस एक दिन में इतना स्ट्रांग बना लेते हैं खुद को कि अब ये जो दवाई उस तक बैक्टीरिया को अभी तक किल कर रही थी, अब वो नहीं किल कर सकते उसे। समझे? तो गवर्नमेंट या साइंटिस्ट या हेल्थ वर्कर्स ने ऐसा देखा और समझाया, बताया, गवर्नमेंट को बताया, तो गवर्नमेंट ने ये चला लिया कि कुछ जो इंसेंटिव देके, मतलब कुछ प्रलोभन दे करके, कुछ लालच दे करके लोगों को अपॉइंट किया कि जैसे सपोज कर लो मेरा गांव है और मुझे टीबी हो गई है, तो मेरे गांव के एक बंदे को अपॉइंट कर दिया गया कि भैया तुम्हें हम महीने में 5,000 रुपया देंगे या 2 महीने में 5,000 रुपया देंगे। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है दवाई ले जाकर के, यानी गोली ले जाकर के इनको सुबह शाम अपनी आंखों के सामने खिलाना। ठीक समझे? अपनी आंखों के सामने खिलाना है। तो ये टीबी मित्र कहलाए। और इस चीज ने भी, इस प्रोग्राम ने भी काफी मदद, काफी हेल्प किया इस समस्या यानी टीबी को दूर करने में। टीबी के लिए एक और इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है वो भी मैं बता देता हूं। पूछा जाता है बीसीजी का टीका कब लगवाया जाता है, या बीसीजी का टीका किस किस रोग पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो ध्यान रखना है, बीसीजी मतलब होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ओके, बैसिलस कैलमेट गुएरिन है इसका टीका जो है। इस वैक्सीन मतलब इसका जो टीका या वैक्सीन होता है वो टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। और लास्ट डिजीज है एड्स, अंतिम बीमारी है एड्स। ये एचआईवी वायरस के कारण होता है, मैंने आपको बताया है। एचआईवी वायरस जो होता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म कर देता है, या बार बार बताया मैंने, अब फिर वही बताने की जरूरत नहीं, उसको इन्फेक्टेड कर देता है, उसको संक्रमित कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे हमारी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर पड़ जाता है ना। इसके फैलने का कारण क्या होता है? अच्छा, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जैसे एड्स उनमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है, सबसे पहले स्थान पर है। तो एड्स जैसी बीमारियों पहली बात तो इनक्यूरेबल है, मतलब लाइलाज है। ये किसी को एड्स हुआ तो मरना ही है फिर उसको। तो इनका इलाज नहीं है, जिनका इलाज नहीं होना, ओके, उनकी दवा बचाव होती है। क्या? हाँ, तो जो क्यूरेबल ना हो उसे प्रिवेंटिव होना चाहिए। प्रिवेंटिव मतलब उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और दूर कब रहेंगे हम? दूर रहने का मोटिव कब हो सकता है, दूर रहने की इच्छा कब हो सकती है उस बीमारी से? जब हम उस बीमारी के प्रति अवेयर हों। ठीक है, तो आज हो गई 26 तारीख, 26 नवंबर। ठीक, 27, 28, 29, 30, इसके बाद आ जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को इसी एड्स के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहां इंडिया में, भारत में 1982 में, 1982 में एड्स का पहला केस सामने आया था पुणे से। ओके, तुरंत ही सरकार इसकी गंभीरता, इसकी स्ट्रेंथ को समझते हुए कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये, पैंडेमिक मचा, मतलब ये तो मौत का तांडव मचाने में सक्षम है बीमारी। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है कि जैसे कोविड में आपने देखा कि कोविड ने मौत का तांडव मचाया, लेकिन कोविड के साथ अच्छी बात क्या थी कि कोविड के सिम्टम्स 24 घंटे के भीतर दिखने लगते थे। इसके सिम्टम्स 10-10 साल नहीं दिखते। मतलब एचआईवी से संक्रमित होने के बाद, एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद इंसान 10 साल तक नॉर्मल रह सकता है, सिम्टम्स 10 साल बाद नजर आते हैं। इतना स्लो वर्क करता है ये वायरस। तो बात समझे? तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि हमें, मतलब मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं यह मुझे पता ही नहीं है, और 10 साल में फैला रहा हूं इसको।
तो आई बात समझ में। तो सबसे मोस्ट जो इसका थ्रेट होता है, सबसे जो इसके फैलने की सबसे पॉपुलर जगह होती है इसकी, वो होता है रेड लाइट एरिया, यानी वेश्यालय, वेश्यावृत्ति। तो अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, ठीक। अब वेश्या कह लो, ये एक पर्टिकुलर टाइप की, आप लोग जानते होंगे शायद, बड़े हो गए अब, छोटे नहीं रहे। तो वेश्या, ठीक, रंडी, कोठा, वेश्यालय, ये सब नाम अब नहीं चलते, अब नहीं रहे कहीं कोठे छोटे, मतलब हैं भी तो वो लोग इस तरह के काम नहीं करते, क्योंकि इस धंधे में बड़े हाई प्रोफाइल लोग उतर आए हैं। ओके, अब ये काम जो है वो मसाज सेंटर्स से किया जाता है। अब ये काम जो होता है वो जिम जिम जो होते हैं, जिमों में ये सब काम होता है बड़े पैमाने पर। और कॉलेज में गर्ल्स, कॉल गर्ल्स बुलाई जाती हैं, एस्कॉर्ट्स, मतलब तरह तरह के नाम हो गए हैं उसके। तो कुल मिला के मैं नैतिक अनैतिक की बात नहीं कर रहा हूं ना, कि क्या सही है क्या गलत है, इथिकल इनइथिकल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि ये फैलता है अनसेफ सेक्स रिलेशन से, अनसेफ फिजिकल रिलेशन से। ओके ओके, तो कोई कोई महिला अगर इसकी कैरियर है तो पुरुष को हो जाएगा, और पुरुष कैरियर है तो महिला को हो जाएगा, ठीक। बिकॉज ये सेल से फैलता है। एक इन्फेक्टेड सेल जब दूसरे हेल्दी सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो हेल्दी सेल भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब वो सेल चाहे स्पर्म सेल हो और चाहे ब्लड सेल हो। तो बाकी के सारे रीजन्स तो, अब जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध है, संक्रमित रक्त, रक्त वक्त हम ऐसे ही कोई खुद नहीं चढ़ाते, मतलब ये कैसे इससे फैल सकता है या क्या हो सकता है, मतलब फैल सकता है लेकिन फैलता नहीं है, बिकॉज जहां हम ब्लड देते हैं वहां पहले ब्लड का टेस्ट किया जाता है। और HIV पॉजिटिव है तो ब्लड लिया ही नहीं जाता, ऐसे नहीं किसी की ब्लड लेके किसी चढ़ा दे रहे हैं। ये तो आप समझते ही हो कि मम्मी को है तो बच्चे को होगा ही, ठीक। ये सबसे खतरनाक है कि मम्मी को है तो बच्चे को होगा ही। और इसके बाद जो है वो क्या, कि जैसे रेजर वगैरह से बोलते हैं कि किसी को एड्स हुआ है, उस ब्लेड से दाढ़ी बनाई, उसी दाढ़ी से दूसरी दाढ़ी, उसी ब्लेड से दूसरी दाढ़ी बना दी, ब्लेड चेंज नहीं किया, तो ऐसे केसेस में भी ये ओके। अब इस बीमारी के साथ एक और एस्पेक्ट है इसका, कि ये जितना फिजिकली पैनिक होती है, यानी शारीरिक रूप से जितना कष्ट हमें देती है, तमाम तरह की बीमारियों का घर बन जाता है हमारा शरीर एड्स के केस में, क्योंकि हम छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी खो देते हैं, पूरी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसा समझ लो दुनिया के सारे दुश्मन हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं जब हमारे यहां कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं हो तो। क्लियर है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को एड्स हो जाए, जैसे सपोज कर लो मैं डिस्क्लोज करूं कि आज मैं घोषित करता हूं कि आई एम HIV पॉजिटिव, तो हमारे यहां इट्स ऑल्सो सोशल प्रॉब्लम, एक सामाजिक समस्या भी है ये, है ना। पहली समस्या सोशल क्या है, पहली समस्या ये है कि गंदा आदमी था, मतलब एड्स होना मतलब सर भी जाते थे क्या, कितने गिरे हुए इंसान थे, मतलब हम तो इनको भगवान समझते थे हैं? समझे ना, एक समझ के हम क्या कहना चाहते, एक तो ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई एड्स से, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एड्स के बारे में या एड्स के संबंध में लोग अवेयर नहीं है। तो अगर पता चल जाए कि किसी को एड्स हुआ है, जैसे मैं बताऊं कि मुझे एड्स हुआ है, आई एम HIV पॉजिटिव, तो लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे, फिर मैं ये कोचिंग नहीं चला सकता, मुझे कोचिंग बंद करनी होगी। क्योंकि अगर मैं कोचिंग चलाऊं मान लो, और मैं कहता हूं मैं पढ़ा सकता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दवाई ववाई खा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चा ही नहीं पढ़ने आएगा, हटो वो। तो जो बंदा HIV पॉजिटिव होता है ना, हमारी सोसाइटी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगती है,
वो उसी तरह का स्टिग्मा उसके साथ जुड़ जाता है जैसे पुराने जमाने में नहीं होता छुआछूत, कि दूर रहो उससे। मतलब इवन उसके कमरे में कोई तक नहीं जाता, उसका बाथरूम कोई नहीं शेयर करना चाहता, उसके कपड़े कोई, मतलब इवन टच नहीं कोई करना चाहता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम, सोशल एंड मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा है ये। वो इंसान बिल्कुल क्या हो जाता है, सैकड़ों की भीड़ में खुद को अकेला पाता है। चाहे शादी हो, ब्याह उसी के घर में हो रहा है, लेकिन उसकी बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहता, उसके बेटे की शादी में दिक्कत आने लगती है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। उसकी बीवी से लोग दूर रहते हैं, वैसे दूसरे की बीवियों को लोग बड़ा पास आने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन ऐसा अगर अगर सपोज ये एक टेक्निक भी हो सकती है ना कि कोई परेशान कर रहा है किसी की बीवी को, तो उसे ये समझा दो कि बस वो जाके उस सामने वाले के बोल दे आई एम एच आई वी पॉजिटिव, बस देखना वो कल से वो घर के आसपास 2-3 किलोमीटर तक नहीं पटकेगा, है ना भाई। तो ये इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, कहीं ये मेडिकल प्रॉब्लम से ज्यादा गंभीर ये सोशल प्रॉब्लम है। और इसीलिए बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर सीईओ हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा दे करके, बहुत बहुत लार्ज अमाउंट दे करके एक फाउंडेशन क्रिएट किया मेलिंडा गेट्स के नाम पर। ठीक, हालांकि उनके प्रिय मेलिंडा गेट्स से भी उनका तलाक हो गया, अब नहीं निप पाए। तो खैर हमारे लिए तलाक वलाक बड़ी चीज है, अमेरिकन कल्चर में तलाक यानी डाइवोर्स वगैरह ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो ठीक है। लोग कहते हैं कि 4-6 शादियां जब तक ना हो जाए लाइफ में, तब तक लाइफ के एक्सपीरियंस कहाँ हुए, है ना। तो हमारी कंट्री में होता है ये 7 जन्मों का साथ, अनब्रेकेबल रिलेशन। वहां नहीं ऐसा होता है, थोड़ा भी मतलब नहीं एडजस्ट हो रहा है ना, ठीक, आप देख लो मैं चली अपने साजन की बारात लेके मैं चली रे, नहीं तो साजन की पहले बारात निकलवा देते हैं, फिर अपनी निकलवाते हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं। तो खैर हमारे लिए अच्छे हैं कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया यहाँ इंडिया जैसी कंट्री में, खाली इंडिया में नहीं, जितने डेवलपिंग नेशंस हैं जहां की गवर्नमेंट्स इस तरह का काम नहीं कर सकती हैं, और उस पैसे से ऐसे हॉस्टल्स बनवाए गए, ऐसे होम्स बनवाए गए जहां एड्स के मरीज जो हैं वो एक परिवार की तरह सभी रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहां उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, खुश हैं, एंजॉय करते हैं, तीज त्योहार अपने सेलिब्रेट करते हैं, और अपने 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 काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ एड्स फैलने ना पाए, एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है नाको। क्या, NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो एड्स को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एड्स के साथ ही ये क्लास और इस सब्जेक्ट की समाप्ति हो गई, और कल है बृहस्पतिवार, कल से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, ठीक। तो बायोलॉजी ज्यादा डिटेल में है, फिजिक्स उससे थोड़ा कम है। फिर से मैं वही बता दूं, हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स तो अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, फिजिक्स नहीं पढ़ना है हमें। जो बिहेवियरल फिजिक्स है, जो प्रैक्टिकल फिजिक्स है, यू कैन से डेली लाइफ फिजिक्स, ओके, कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी उबलता है ये हमें जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि अगर आशा ने पढ़ते समय, मतलब जब वो क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रही हैं, या गाड़ी पर जब वो स्कूटर चला के जा रही हैं, तब उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, तो इनको आंख की कौन सी प्रॉब्लम है, ये हम सिर्फ इस बात से कंक्लूजन ड्रॉ कर ले कि वो उनको हमने गाड़ी पर चश्मा लगाते हुए देखा है, चश्मा लगा गाड़ी चलाते हुए देखा है,
जैसे आप मुझे क्लास में कभी नहीं देखोगे कि मैं चश्मा पहन के आता हूं ना, लेकिन प्रॉब्लम मेरी भी है। मैं जब पढ़ाई करता हूं तो मुझे अक्षर बुक्स में नहीं दिखाई देते हैं।